आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। सोनू को इस नए काम में जुड़े हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ था। यही कोई 2-4 दिन ही बीते होंगे। काम था पहरेदारी का। पहरेदारी किसकी? तो कब्रिस्तान की। कब्रिस्तान, जी हाँ, सही सुना आपने। सोनू अपने मन ही मन में बड़बड़ाता हुआ बाहर कुर्सी पर बैठा था। ये कब्रिस्तान की पहरेदारी का क्या चक्कर है यार? कब्रिस्तान का भी कोई पहरेदारी करता है? यहाँ क्या चुराएगा कोई? कुछ है ही नहीं चुराने को। मुझे क्या, मुझे तो बस पैसों से मतलब है भाई। पैसे मिल गए, मेरा काम हुआ, मैं निकला अपने रास्ते, बाकी तुम लोग अपना समझो। और सोनू ये सब बड़बड़ाते हुए अपनी नज़र इधर उधर घुमाए जा रहा था। उसे ये काम बड़ा बोरिंग भी लगता था, क्योंकि वहाँ आसपास कोई और इंसान दूर दूर तक वहाँ कोई था ही नहीं जिससे सोनू बात तो दूर देख भी सके। वो अकेला बैठा वहाँ ऊब रहा था, मगर कर भी क्या सकते हैं, उसे पैसों की सख्त ज़रूरत जो थी, इसलिए वो ये काम के लिए राज़ी हो गया। सोनू डरपोक नहीं था। वो भूत प्रेत ऐसी बातों पर विश्वास ही नहीं करता था, इसलिए डर का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। वो बस ऊब रहा था। अभी सोनू कुर्सी पर बैठा इधर उधर अपनी नज़रें घुमा ही रहा था कि तभी अचानक कब्रिस्तान के अंदर से उसे जैसे एक खटपट की आवाज़ सी आई। वो उठकर खड़ा हो गया और सोचने लगा कि आखिर इस वक्त कब्रिस्तान में कौन होगा। उसे ये कहा गया था कि इस कब्रिस्तान में लाशें चोरी होती हैं, इसलिए सोनू अपने जेब से टॉर्च निकाला और कब्रिस्तान का गेट खोल कब्रिस्तान के अंदर की तरफ जाने लगा। कब्रिस्तान के अंदर पूरा अंधेरा छाया हुआ था। कहीं भी रोशनी का कोई जरिया नहीं था। उस रात आसमान पर चांद भी नहीं था, क्योंकि वो अमावस की रात थी। सोनू की छोटी सी बैटरी टॉर्च उसे ज्यादा कुछ दिखा नहीं पा रहे थे, मगर जितना भी दिख रहा था उससे तो यही समझ में आ रहा था कि कब्रिस्तान के अंदर अभी कोई नहीं है सिवाय सोनू के। सोनू आगे बढ़ ही रहा था कि तभी फिर से उसे वही खटपट की आवाज़ सुनाई दी। वो उस आवाज़ की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो उस आवाज़ की ओर बढ़ रहा था, वैसे वैसे वो आवाज़ और भी तेज होती जा रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये आवाज़ है किस चीज़ की। इतनी रात गए एक क्रिश्चियन कब्रिस्तान में एक अकेला आदमी, ऊपर से एक आवाज़। कोई भी होता तो डर जाता, मगर सोनू वो बहुत ही हिम्मत वाला आदमी था। वो आगे बढ़ता रहा और बस बढ़ता रहा। कब्रिस्तान जितना बड़ा बाहर से दिखता था, अंदर से उससे कई ज़्यादा बड़ा था। कई सारी कब्रें थी वहाँ पर। वो आगे बढ़ता रहा और उस आवाज़ के करीब जाने की कोशिश करता रहा, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे जैसे वो उस आवाज़ के करीब जा रहा है, वैसे वैसे वो आवाज़ उससे और दूर होती जा रही है। मगर सोनू ने भी हार नहीं मानी। वो आगे चलता रहा। चलते चलते आखिरकार वो आवाज़ उसके करीब आ ही गई, यानी कि वो उस आवाज़ के पास पहुंच ही गया। वो आवाज़ एक कब्र के पास से आ रही थी। एक कब्र, जी हाँ, ऐसा लग रहा था जैसे उस कब्र के अंदर से कोई कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था। अब सोनू को डर लगने लगा। भले कितना ही वो बहादुर था, मगर एक कब्र के अंदर से आवाज़, ये उसने कभी नहीं सोचा था। तो वो बहुत ज़्यादा डरने लगा था। मगर तभी कब्र की वो ऊपर की जो सीमेंट की परत थी, वो अचानक से हिलने लगी। सुमित डर के मारे कँपकँपाने लगा। तभी अंदर से आवाज़ आई, रुको रुको, डरो मत,
ये आवाज एक औरत की आवाज थी। अब सोनू बहुत ज्यादा डरने लगा था। वो वहां से भागने ही वाला था कि तभी वो आवाज और तेज हो गई। प्लीज प्लीज रुको, भागो मत, मेरी मदद करो। सोनू वहां पर रुका और उसने कांपती आवाज में पूछा, कौन हो तुम? क्या मदद चाहिए मुझसे? तभी कब्र के अंदर से आवाज आई, मेरा नाम मैरी है, मेरी मौत नहीं हुई थी, मुझे मारा गया था, प्लीज प्लीज मेरी मदद करो, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। कल अगर कोई ऑफिसर आया और मेरे बारे में पूछा तो उसे बता देना। वो मेरे पति हैं, वो शहर से बाहर गए थे तो उनके आए बगैर ही मुझे दफना दिया गया। बस तुम उन्हें इतना बता देना कि मेरी मौत नहीं हुई थी, मुझे मारा गया था, बाकी वो सारा कुछ देख लेंगे, बस मेरा ये काम कर दो। और फिर वो आवाज कहीं हवा में लुप्त सी हो गई। सोनू डरते डरते वापस कब्रिस्तान के बाहर आकर बैठ गया। उसे समझ नहीं आया था कि अभी अभी जो कुछ हुआ क्या वो सच था या फिर बस एक सपना। खैर, अगली सुबह एक पुलिस ऑफिसर वहां पर उस कब्र के ऊपर फूल रखने आया था। सोनू ने उस ऑफिसर से बात की और उन्हें सारा माजरा बता दिया, जिसके बाद वो ऑफिसर वहां से चले गए। कुछ दिनों बाद पता चला कि उस ऑफिसर ने जांच पड़ताल की और जिससे ये निष्कर्ष निकला कि मैरी की मौत नहीं हुई थी बल्कि उसका कत्ल हुआ था, और उसका कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि उसके पड़ोसी ने किया था। और इस तरह से सोनू ने एक भूत को इंसाफ दिलाया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। दादाजी की कहानियां एक ऐसी चीज जिसके लिए मैं साल में 2-3 बार अपने गांव आ ही जाता हूं। उस रोज मैं जब अपने गांव गया हुआ था तब बरसात का मौसम चल रहा था। चारों तरफ पानी कीचड़, इन सब को छोड़कर गांव में और भी कुछ दिखता ही नहीं था। उस रात भी खाना पीना खाकर मैं और दादाजी एक कमरे में थे। तेज बारिश की वजह से लाइट नहीं थी, कमरे में बस एक लालटेन जल रही थी। पिछले कुछ मिनटों से पता नहीं क्यों मगर दादाजी बड़े परेशान से लग रहे थे और खिड़की के पास खड़े होकर बाहर हो रही बारिश को एकटक देखे जा रहे थे। मैं बिस्तर पर से उठकर दादाजी के पास गया और पूछा, क्या हुआ दादाजी, आप क्या सोच रहे हैं? ये सुनकर दादाजी का ध्यान टूटा। तब उन्होंने जवाब दिया, इस बारिश को देखकर वो रात याद आ गई। इस पर मैंने पूछा, कौन सी रात दादाजी? तब दादाजी ने बताना शुरू किया। बात आज से तकरीबन 51 साल पहले की है। उन दिनों हमारा गांव अभी के मुकाबले बहुत पिछड़ा हुआ था। बिजली नाम की कोई चीज भी होती है तब हम लोगों को ये पता भी नहीं था। वैसे तो अंधेरा हो जाने के बाद लोग अपने घरों से बाहर कम ही निकला करते थे, पर अगर रात में कोई काम पड़ जाए तब लालटेन छोड़कर और कोई चारा नहीं था। उस वक्त भी बारिश का ही मौसम चल रहा था। ऊपर से ऐसा सुनने में आ रहा था कि कोई बड़ा तूफान आने वाला है। गांव के सभी लोग दहशत में थे क्योंकि उस दौर में गांव में जितने भी घर थे सारे मिट्टी के थे। पूरे गांव में एक भी पक्का घर नहीं था और अगर इतना खतरनाक तूफान आया तो शायद ही किसी के सर पर छत होगी। खैर, मैंने सोचा क्यों न इस मौके का फायदा उठाया जाए। दरअसल हमारे गांव में एक आम का बागान था जहां दिन रात पहरेदारी रहती थी, मगर तूफान के डर से पिछले 1-2 दिनों से बागान खाली पड़ा है। तो बाजार में बेचने के लिए ताजे ताजे आम मैं वहां से ला सकता हूं,
भले दिन में अगर कोई होगा भी तो रात के अंधेरे में बगान खाली ही रहेगा। यही सोचकर मैंने देर रात वहां जाने का फैसला किया। मैंने ये बात घर पर भी नहीं बताई। खैर, सुबह से लेकर शाम तक बारिश बिना रुके बरसती रही। हवाओं का तो ये हाल था जैसे सब कुछ तबाह कर देंगी। रात का खाना पीना करके सारे लोग सो गए, तब मैं उठा और दबे पैर घर से बाहर आ गया। मेरे एक हाथ में छाता और दूसरे हाथ में लालटेन लटक रहा था। सारा गांव सो चुका था। मेरे अलावा एक भी इंसान घर के बाहर नहीं था, जो कि मेरे लिए काफी अच्छी बात थी। ज्यादा देर ना करते हुए मैंने उस आम की बगान की ओर चलना शुरू किया। बारिश एक ही सुर में बरसे जा रही थी, ना कम हो रही थी और ना ही बढ़ रही थी। कीचड़ में छपछपाते मेरे पैर बीच बीच में डगमगा जा रहे थे। खैर, तेजी से चलते हुए मैं आम के बगान के पास पहुंचा। रात के उस काले अंधेरे में वो बड़े बड़े आम के पेड़ खूब डरावने लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत लंबा चौड़ा आदमी खड़ा हो। खैर, मैं आम बगान के अंदर दाखिल हुआ। अंधेरा इतना घना था कि मेरी लालटेन की रोशनी चींटी बराबर लग रही थी। तेज हवाएं जब पेड़ के पत्तों को छूकर गुजरती तो वो आवाज सुनने लायक थी। खैर, मैं अपने सामने वाले पेड़ के पास गया और लालटेन को नीचे झुकाकर जमीन पर देखा तो बहुत सारे आम हवा से टूटकर जमीन पर पड़े हुए थे। अपने साथ लाए थैले में मैंने उन आमों को भरना शुरू कर दिया। जमीन पर पड़े आमों में से कुछ आम एकदम सड़ चुके थे और उन आमों को थैले में डालकर मैं सारे आमों को नहीं सड़ाना चाहता था। इसलिए लालटेन की रोशनी बढ़ाकर मैं उन आमों को जरा ध्यान से देखने लगा। नीचे झुककर जमीन पर पड़े आमों को मैं एकाएक उठा ही रहा था। तभी मुझे ठीक मेरे सामने कोई खड़ा दिखा। क्योंकि लालटेन की रोशनी में मैं किसी बच्चे के 2 पैरों को साफ देख पा रहा था। मैं ठिठक कर पीछे हट गया और जब सिर उठाकर लालटेन को आगे किया तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरे सामने कोई नहीं था। मगर ये कैसे हो सकता है? लालटेन की रोशनी में मैंने किसी बच्चे के पैरों को साफ देखा था। शायद आंखों का धोखा हुआ होगा। यही सोचकर मैंने बात को हवा में उड़ा दिया और शायद यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। खैर, जमीन पर गिरे आम खत्म हो गए, मगर मेरा लालच नहीं। लिहाजा मैं आगे की ओर बढ़ने लगा, जिधर बहुत सारे आम के पेड़ थे। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अब एक अजीब किस्म का डर महसूस हो रहा था, जैसे मैं अकेला होकर भी अकेला नहीं हूँ। मेरे साथ कोई और भी है जो दिख नहीं रहा। खैर, दूसरे पेड़ के पास जाकर मैं आम चुनने लगा। यहाँ थोड़े कम आम थे और बहुत दूर दूर पर पड़े हुए थे। मैं नीचे झुककर अभी आम चुन ही रहा था कि तभी एक आवाज ने मुझे अंदर तक झंझोड़कर रख दिया। विनोद काका, एक आम पीछे छूट गया है। मैंने ये आवाज पहचान लिया। ये राजू की आवाज थी, मगर ये मुमकिन ही नहीं था, क्योंकि राजू को मरे साल भर होने को है। अगली बरसात में राजू की लाश इसी बगीचे में मिली थी। मैंने सहम कर अपना सिर ऊपर उठाया तो मेरा अंदाजा सही निकला। ठीक मेरे सामने राजू ही खड़ा था। मगर ये क्या, लालटेन की रोशनी में राजू का पूरा बदन दिख रहा था, मगर उसके पैर नहीं। ये देखकर मैं इतना डर गया कि मैं कुछ बोल तक नहीं पा रहा था। फटी हुई आंखों से अभी मैं राजू को देख ही रहा था। तभी राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, काका, आप डरिए मत, मैं जा रहा हूँ अपने दोस्तों के पास।
इतना बोलकर राजू उस तरफ चला गया जिधर घना जंगल था। कुछ देर के लिए मैं सुन्न रह गया कि अभी अभी मैंने जो देखा और सुना क्या वो सच था या कुछ और, मगर इतना तो पक्का था कि ये मेरा वहम नहीं हो सकता। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। जहां मेरा डर मुझे घर भाग जाने के लिए बोल रहा था, तो वहीं मेरा उत्सुक दिमाग इस सोच में पड़ा था कि आखिर राजू किन दोस्तों की बात कर रहा था। बहुत देर तक सोचने समझने के बाद मैंने ये तय किया कि राजू जिस तरफ गया है मैं भी उधर ही जाऊंगा, ये पता लगाने के लिए कि आखिर माजरा क्या है और इस जंगल में कौन है राजू का दोस्त। लिहाजा मैं छतरी, लालटेन और आम का थैला लेकर आगे बढ़ने लगा। उस जंगल में दाखिल होते ही मेरी छतरी पर जो बारिश की आवाज आ रही थी वो थोड़ी कम हो गई, क्योंकि सर के ऊपर इतने बड़े पेड़ थे कि बारिश की बूंदें उन्हीं में समा जाती। खैर मैं बिना रुके आगे बढ़ता रहा। मैं जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ा कि तभी मुझे 4-5 लोगों के बुदबुदाने की आवाज आने लगी। मुझे थोड़ा डर लगा, लेकिन हिम्मत बांधकर मैं आगे बढ़ता रहा। लालटेन की रोशनी को जमीन पर मारते हुए मैं जरा संभल कर चल रहा था ताकि किसी सांप बिच्छू पर पैर न लगे। चलते चलते ही मैं एक पेड़ को देखकर अपने आप ही रुक गया। मैं उस पेड़ से कुछ ही दूरी पर छिपकर खड़ा हो गया और लालटेन की रोशनी को कम कर दिया, क्योंकि उस पेड़ की डाली पर 4-5 बच्चे बैठे हुए थे। उस काले अंधेरे में भी उन सभी के चेहरों में से रोशनी निकल रही थी। उनमें राजू भी शामिल था। वहां जितने भी बच्चे मौजूद थे सभी पहले ही मर चुके थे। कोई इसी बगान के पेड़ से गिरकर मरा था तो किसी की लाश बरामद हुई थी। मैं समझ गया था कि मेरा यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा, इसलिए मैं धीरे धीरे बिना आवाज किए घर लौट गया और उस दिन के बाद से कभी भी उस आम के बगान में नहीं गया। दादाजी की सारी बात सुनकर मैंने कहा, दादाजी, वो आम बगान अभी भी है गांव में? इस पर दादाजी ने कहा, हाँ, बहुत पूजा पाठ और झाड़ फूक करवाकर उन बच्चों की आत्माओं को भगा दिया गया और उस आम के बगान में एक घर भी बन चुका है। अभी मैं और तुम उसी घर में हैं। ये सुनकर मुझे एक झटका सा लगा और मैं बहुत डर गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे अगली कहानी के साथ।